जय हिंद बच्चों। आज हम रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये इस वीडियो में हम रक्त के कार्यों को ही ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। चलिए सबसे पहले रक्त की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी का सर फूट जाए या कभी कहीं पे आपको हाथ कट जाए या फिर आपको किसी अंग में चोट लग जाए तो वहां से चोट लगे हुए स्थान से आपको एक लाल रंग का द्रव बहना शुरू हो जाता है। वो लाल रंग का द्रव ही आपका रक्त कहलाता है। उसे इंग्लिश में ब्लड कह सकते हैं या रुधिर कह सकते हैं। तो रक्त एक प्रकार का लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और युवा है तो पुरुषों के अंदर लगभग 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड की मात्रा पाई जाती है और महिलाओं में जो होती है ब्लड की मात्रा थोड़ी कम होती है। लगभग उनके अंदर 4 से 4.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ब्लड जो है हमारे शरीर में बहुत सारे कार्यों को निष्पादन करने के लिए, बहुत सारे कार्यों को करने के लिए हमारे अन्य अंगों की सहायता करता है। तो आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है लाल ही रंग का होता है। तो इसका लाल रंग होने का जो कारण है वो होता है हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। हम देखते हैं रक्त के कार्य के बारे में कि रक्त कौन कौन से कार्य करता है हमारे शरीर में, जिसकी की वजह से ये इतना आवश्यक है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले वो आपको कोई अगर बीमारी हुई है हल्का से भी तो आपको कोई एक ब्लड टेस्ट लिख करके दे देंगे कि जाइए ब्लड टेस्ट करवा के लाइए। तो हर बीमारियों का पता लगाने के लिए आप देखते हैं कि ब्लड टेस्ट ही करवा लिया जाता है। तो ब्लड टेस्ट जो है वो आपको इतना आवश्यक क्यों है? आपका ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इसका मतलब इसलिए। तो आपका ब्लड बहुत सारे कार्य करता है, देखते हैं। तो ब्लड कौन कौन से कार्य करेगा इसको जानने से पहले एक छोटा सा हम कुछ कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनती कैसे है, कि हमारा शरीर जो कैसे ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है। तो कोई कोशिका हो अगर शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए मुख्य रूप से कुछ चीजें चाहिए होती हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है तो उसकी वजह से कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोई भी कोशिका जो रहेगी वो जब कार्बोहाइड्रेट को लेकर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएगी तो उससे ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा के साथ साथ आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और शरीर के अंगों में, हर अंगों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो अंगों के अंदर जो होता है कोशिकाएं रहेंगी, और कोशिका जो रहेगा ऊर्जा का निर्माण करने के लिए उसको दो चीजें चाहिए होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो देखते हैं, अब जानने की कोशिश ये करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन जो आपके शरीर में है वो कहाँ से आएगा। ये कोशिकाओं को ये दोनों चीजें मिले कैसे? जब तक ये दोनों चीजें मिलेंगी नहीं तब तक आपको कोशिकाएं जो ऊर्जा बना नहीं पाएंगी। अब भाई जैसे मान लीजिए आपको भोजन बनाना है घर में, तो आपके पास गैस भी होना चाहिए और उसके साथ साथ खाने बनाने की सामग्री भी होना चाहिए, दाल चावल आटा ये सब भी होना चाहिए, और साथ साथ में आपको गैस होना चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए गैस है ही नहीं है, या फिर केवल राशन ही है, या राशन नहीं है गैस ही नहीं है, तो केवल एक चीज से आपका भोजन तैयार नहीं हो पाएगा। जब तक दोनों चीजें नहीं रहेंगी तब तक भोजन को हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सेम वैसे ही कोशिकाएं भी हैं, कोशिकाओं को भी ऊर्जा बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होगा और ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है भोजन से। भोजन जब हम खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिले होते हैं, विटामिन हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीजें मिली होती हैं। वो सारी चीजें जो रहेंगी कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर दी जाती हैं, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, नहीं भोजन से हमारे।
और ऑक्सीजन हमको मिलता है सांस के माध्यम से। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमको मिलता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर के जब कोशिका के साथ पहुंचेंगे कोशिका में एक साथ, तो अभिक्रिया होगी और उससे ऊर्जा निर्माण होगा। और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग चल फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। ये सारी चीजें जो, चूंकि ऊर्जा का निर्माण हर कोशिका के अंदर होता है और सभी कोशिकाएं ऊर्जा का निर्माण करती हैं। इसका मतलब है कि हर कोशिका को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बिना ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट के कोशिकाएं ऊर्जा बना ही नहीं पाएंगे। यानी कि आपके चाहे वो हाथ की कोशिकाएं हों, चाहे पैर की कोशिकाएं हों, चाहे दिमाग की कोशिकाएं हों, चाहे सिर की कोशिकाएं हों, हर जगह पर हर कोशिका को आपको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब ये हर कोशिका के पास कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे? मान लीजिए अभी कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट आपको भोजन से मिलता है। चलिए, तो जब हम भोजन करते हैं तो सारा का सारा पौष्टिक तत्व या कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पेट में होता है। तो वो पेट से हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे पैर की कोशिकाओं में कैसे पहुंच जाएगा, हाथ में कैसे पहुंच जाएगा? अब हम खाना खाते हैं तो हाथ में तो खाते नहीं है, पैर में तो खाते नहीं है। सारा का सारा जो पौष्टिक तत्व वो हमारे पेट में जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ की कोशिकाओं को भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, पैर की कोशिकाओं को भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो सारा का सारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में पहुंचने के बाद लेकिन हमारे तो हर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है, पैर की कोशिका को भी जरूरत है। तो वो ऑक्सीजन फेफड़े से पैर की कोशिका में कैसे चला जाता है, हाथ की कोशिका में कैसे चले जाता है? तो ये सारी चीजों को, कार्बोहाइड्रेट को या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक, हर कोशिका तक पहुंचाने का काम ब्लड करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कार्यों के बारे में इसके। जैसे कि रक्त का पहला कार्य ही है पोषक तत्वों का परिवहन करना। जैसे पोषक तत्व मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट आपका एक प्रकार का था, तो इस पोषक तत्व का परिवहन करना यानी शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, वो हमारे रक्त का काम होता है। ये कोई छोटू मोटू है एक, और इन्होंने अपना, ये इनका पेट है, और ये बेचारे कहीं शादी वादी में पहुंच गए, अपना खूब पेट भर के खा लिया है। और खाने के बाद जितने पौष्टिक तत्व थे इनके छोटी आंत में पहुंच जाता है, और छोटी आंत में जब पौष्टिक तत्व पहुंचेगा, इनकी छोटी आंत के अंदर जो होता है जितने के सारे पौष्टिक तत्व पहुंच जाते हैं। और वो पौष्टिक तत्व जो होते हैं छोटी आंत के अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, और उन रक्त वाहिनियों में रक्त बहता रहता है, रक्त बहता रहता है। उस रक्त के अंदर जितने पौष्टिक तत्व थे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो सारी की सारी जाकर के उन रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और रक्त के अंदर घुल जाते हैं। अब वहां से शुरू होता है कार्य ब्लड का। अब रक्त उन पौष्टिक तत्वों को लेकर के हृदय के पास चला जाता है, और हृदय से फिर पंप करके उस रक्त को हम पूरे शरीर में फैला देते हैं। तो इस प्रकार से उस रक्त में जो पौष्टिक तत्व मिले हुए थे वो रक्त के साथ बह करके सभी शरीर के अंगों तक पहुंच जाते हैं और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अब जिस भी कोशिका को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी वो कोशिकाएं अपने अंदर उन पौष्टिक तत्वों को रख लेंगे। दूसरा रक्त का जो कार्य है वो है अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। देखते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, और वो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान यूरिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण, यूरिक अम्ल का निर्माण आदि पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। ये सभी पदार्थ हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब शरीर से बाहर करने के लिए भी इन सभी हानिकारक पदार्थों को, चूंकि ये कोशिकाओं में बन रहे होते हैं, तो जब कोशिकाओं के अंदर रक्त जाता है तो रक्त के अंदर ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ घुल जाते हैं
और रक्त जब वापस से आता है तो रक्त के साथ ये घुले हुए पदार्थ घुल जाएगा इसी के अंदर, और रक्त इन सभी पदार्थों को ले जाकर के किडनी के पास छोड़ देता है, और हमारी किडनी जो होती है इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को प्योरीफाई करके अलग कर देती है और उन्हें यूरिन के रास्ते अलग शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा रक्त जो है अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करता है। अगला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में कि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन जो होता है हमारे फेफड़ों में आ जाता है, यानी आपके अंदर फेफड़े जो रहेंगे उस फेफड़े में ऑक्सीजन आकर के भर जाएगा, और फेफड़ों के अंदर ब्लड आकर के भरा हुआ रहता है, और उस ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो फेफड़े में आपके रहेंगे ब्लड पाया जा रहा होगा, और इस ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हमारा ब्लड और हीमोग्लोबिन उसके अंदर पाया जा रहा था। ऊपर जब हमने सांस ली तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आ गया। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक नया पदार्थ बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो चूंकि हमने जो भी ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन और ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ बहता हुआ हमारे हृदय के पास चला जाएगा। हृदय तक आ जाता है, और हृदय से इसे पंप करके शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ब्लड का के द्वारा रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के द्वारा कैसे किया जाता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में हवा भर जाती है और उस हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है। फेफड़ों के अंदर ब्लड भी पाया जाता है और उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक पदार्थ बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ बहता हुआ हृदय में पहुंच जाएगा, और हृदय उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है, और इस सभी अंगों से सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। और इस प्रकार से जो ऑक्सीजन रक्त के साथ बहता हुआ शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाएगा, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा, और वो कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का प्रयोग ऊर्जा के निर्माण के लिए कर लेती हैं। चलिए अगला देखते हैं। रुधिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से करता है। तो हमारे शरीर की बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट लेकर के जब ऊर्जा का निर्माण कर रही होती हैं, तो ऊर्जा निर्माण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके काम का नहीं है, शरीर से बाहर उसको निकालना आवश्यक होता है।
उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए जब रक्त उस कोशिकाओं तक आता है जिस कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो रक्त के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके एक नया पदार्थ बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ बहता हुआ हृदय तक चला जाता है और हृदय से यहाँ पर हृदय के द्वारा पंप करके उस ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है। और फेफड़े से जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं वापस, तो उस सांस के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रक्त जो है हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड को भी परिवहन करने में सहायता करता है। अगला टॉपिक है शरीर का तापमान संतुलन। ब्लड जो होता है हमारा शरीर के तापमान को भी संतुलित करता है। जब आप गर्मी के टाइम में होंगे, बहुत ज़्यादा आसपास में आपके गर्मी होगी वातावरण में, उस टाइम पे आपके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। अगर आपके शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पाचन पर असर पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो जाएगा, आप अच्छे से भोजन को पचा नहीं पाएंगे और बहुत सारे हार्मोन्स भी काम नहीं कर पाएंगे आपके शरीर के। इस वजह से शरीर के तापमान को कम करके रखना आवश्यक होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना। तो हमारा जो ब्लड होता है वो शरीर के तापमान को बैलेंस करने का काम करता है। अगला कार्य जो है हमारा ब्लड का, वो घावों या चोटों को भरने का करता है। क्योंकि अक्सर हमें खेलते वक्त, काम करते वक्त या किसी दुर्घटना में कोई चोट लग जाती है, आपके शरीर की कोई कोशिका टूट जाती हैं, बहुत सारे ऊतक टूट जाते हैं, तो उन कोशिकाओं को फिर से बनाने का काम, फिर से जिंदा करने का काम, उसके लिए प्रोटीन और विटामिन, पौष्टिक तत्वों या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों को लाने का कार्य जो करेगा वो ब्लड करेगा। तो हमारा ब्लड जो है शरीर के घावों को, टूट फूट को मरम्मत करने में भी मदद करता है। तो अगर आपका ब्लड पौष्टिक होगा, पर्याप्त मात्रा में ब्लड होगा, उसमें सभी कंपोनेंट पर्याप्त मात्रा में होंगे, तो आपके घाव जो होंगे बहुत जल्दी से भर जाएंगे। उसमें विटामिन की मात्रा अगर बराबर मात्रा में है तो आपके घाव बहुत जल्दी से हील हो सकते हैं। अगला कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया या फिर कोई जीवाणु हो गया, अगर वो बाई चांस गलती से प्रवेश कर जाता है तो उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मारना बहुत आवश्यक होता है। अगर नहीं मारा जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे शरीर के अंग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए उन बैक्टीरिया या वायरस को मारना बहुत ही आवश्यक होता है। और उसको मारने का कार्य जो होता है हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले WBCs करते हैं। जैसा कि WBC को हम शरीर का सिपाही भी कहते हैं। तो वायरसेस और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारा ब्लड कार्य करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप खुशी हंसी से रहें, तो उसके लिए आपके ब्लड का स्वस्थ होना और पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको ब्लड की कमी हो जाती है तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कार्य आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। और इन कार्यों के संतुलित तरीके से ना हो पाने की वजह से आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा, आपका शरीर और स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो जाएगा। अक्सर आपको डॉक्टर के पास जाना हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी, आप बहुत जल्दी से थक जाएंगे। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।